नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को लगभग हमने समाप्त कर लिया है। उसमें केवल दक्षिण भारत का इतिहास बचा हुआ है, जिसे हम 2-3 वीडियो के अंतर्गत समाप्त कर लेंगे। आज से हम लोग भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और भारतीय राज व्यवस्था का प्रथम चैप्टर संवैधानिक विकास है, जिसे हम पढ़ेंगे। हालांकि भारत के संवैधानिक विकास की बात अगर करें तो यह अंग्रेजों का भारत आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसे 15 वर्षों के लिए भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से लाइसेंस दिया गया था। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए एक व्यापारी बनकर के आई थी, वह किस तरह से 1757 के प्लासी युद्ध के बाद एवं 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में शासन व्यवस्था चलाने लगी, या यह कहें कि भारत का शासक बन बैठा, जिसे हम लोग आज यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में देखा जा सकता है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास एवं दूसरा ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। तो दोस्तों, आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सन 1600 ईस्वी का राजलेख, सन 1726 का राजलेख, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट, जो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यही हमारा पूरा का पूरा संवैधानिक विकास का नक्शा है। इसमें आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास हुआ है, कैसे संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, जबकि दूसरे वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पहले ही हमने आपको कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को पूर्वी देशों सहित भारत के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। और उसी के अंतर्गत हम लोग आज सन 1600 ईस्वी का राजलेख देखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, 1600 ईस्वी का जो राजलेख हम लोग देख रहे हैं, उसमें प्रबंध किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, एकाधिकार प्रदान किया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी यहाँ व्यापार नहीं कर सकता था। तो एकाधिकार से मतलब यहाँ पर यही है। अगर हम देखें तो जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, वैसी स्थिति में भारतीय शासन की समस्त शक्तियां गवर्नर सहित 24 सदस्यीय परिषद को दे दी गई। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे,
24 सदस्यीय परिषद। मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है उसमें टोटल संभवतः 217 भागीदार थे, 217 शेयर धारक थे। उन शेयर धारकों ने मिलकर के एक कंपनी का निर्माण किया और इसी के लिए लाइसेंस ब्रिटिश महारानी से लिया था। तो दोस्तों उस 217 व्यक्तियों ने या 217 शेयर धारकों ने एक 24 सदस्यीय परिषद को बनाया जिसमें एक गवर्नर था। वही भारत में जो शासन करना था, भारत में जो शासन करना था उसको, उसकी तमाम गतिविधियों को यही 24 सदस्यीय परिषद को देखना था। उसके बाद हम कहें आपको कि इसी 1600 ईस्वी के राजलेख में यह भी व्यवस्था किया गया कि भारत में शासन को बेहतर ढंग से करने के लिए, भारत में शासन को बेहतर ढंग से करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी नगर बनाए गए जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास था, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इन तमाम बातों का चर्चा जो है सन 1600 ईस्वी के राजलेख में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखें तो 1726 ईस्वी का राजलेख, तो 1726 ईस्वी का राजलेख कहता है कि जो शासन की शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में वहां निहित थी, ब्रिटिश से किया जाता था, यानी कि ब्रिटेन से किया जाता था। अब कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे एवं उनकी परिषद होती थी दोस्तों, उसे आंशिक रूप से अपने अपने प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का, नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन वह नियम कानून ऐसा होना चाहिए था जो ब्रिटिश कानून के विपरीत ना हो, इस बात की चर्चा की गई है। साथ ही साथ यह कहा गया कि इन 3 प्रेसिडेंसियों में जो भी कानून बनेंगे वह निदेशक मंडल के पास जाएगा, वहां से अप्रूव होकर के आएगा, उसके बाद ही यह कानून लागू होगा। तो इस प्रकार का बात 1726 ईस्वी के राजलेख में किया गया है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति थे वह भारत में शासन तो कर रहे थे, लेकिन वह चोरी छिपे कहिए भारत में खुद भी व्यापार करने लगे। यानी कि कंपनी के द्वारा तो किया ही जा रहा था, उसके बाद इसमें जितने भी अधिकारी थे वह पर्सनल या अपना अपना व्यापार करने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने भारत में अपार संपत्ति को अर्जित किया और वह ब्रिटेन लेकर के गए, जिसके कारण वहाँ की संसद के द्वारा यह बातें फैली, जिसकी जनता के द्वारा वहाँ बातें फैली कि किस ढंग से लोग भारत से धन लूट करके वहाँ ब्रिटेन ले जा रहे हैं और वहाँ अराजकता की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था। दोस्तों इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट से मतलब है रेगुलेट करना। अब जो है इसमें हम देखते हैं कि यह कंपनी के द्वारा हो ही रहा है। अब यहाँ पर ब्रिटेन की संसद ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली। यह जो अराजकता की स्थिति वहां बनी हुई थी, ब्रिटेन में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, उसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया और वहां पर सबसे पहला जो प्रतिबंध लगाया वह कहा कि कंपनी के कर्मचारी हैं अब भारत में निजी व्यापार नहीं करेंगे और भारतीयों से ना वो उपहार लेंगे ना ही किसी प्रकार का रिश्वत लेंगे। यानी कि जिस ढंग से भारत में कंपनी के पर्सनल लोग या खुद व्यापार करके यहाँ से अथाह धन अर्जित करके वहाँ अराजकता की स्थिति को बनाए हुए थे, अब उस पर लगाम लगाने के लिए संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और यहाँ पर संसदीय नियंत्रण सर्वप्रथम शुरू हुआ। दोस्तों ध्यान में रखेंगे कि सर्वप्रथम संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के अधीन होता है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत होता है। तो हमने क्या देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के लोगों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहाँ के कंपनी के जो लोग थे उसे भारतीयों से रिश्वत लेना या उपहार लेना दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब हम देखते हैं क्या दोस्तों कि यह जो
कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी है जहां गवर्नर हुआ करते थे, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान में रखेंगे, अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास एवं बंबई का जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास एवं बंबई का जो गवर्नर है उसे मद्रास एवं मुंबई का जो गवर्नर है उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का केंद्रीकरण। दोस्तों यहाँ पर हम सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देख रहे थे। अब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देख रहे हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया एवं मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। अब साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन कर दिया गया और गवर्नर जनरल तथा परिषद सहित अब निर्णय के साथ या बहुमत के साथ अब निर्णय ले सकते थे। अगर किसी नियम कानून को बनाना है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर अब अपने मन से नहीं कर सकता था, जिसका बहुमत होता था उसी हिसाब से कानून पास होता था। जैसे कि मान लीजिए एक गवर्नर जनरल हो गए और 4 उनके परिषद के सदस्य हो गए, वैसी स्थिति में 3-2 यानी कि अगर मान लीजिए कि परिषद के 3 व्यक्ति एक साथ हो गए और एक आदमी बच गया, वैसी स्थिति में 3 व्यक्ति जिस प्रकार के कानून को बनाना चाहते थे वह बना सकते थे। यानी कि यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि बहुमत का शासन होना शुरू हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि इसी एक्ट के अधीन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी एक्ट के अधीन बंगाल में या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और यह सुप्रीम कोर्ट बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के केसों को देख सकता था। उसके बाद अगर और कोई क्षेत्र यह चाहे कि हमारे केसों को सुना जाए तो ऐसी स्थिति में इस सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी सुनवाई हो सकती थी। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि यह सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया, जिसमें 4 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। 4 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश होते थे जबकि 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अगर मैं आपको कहूं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर किया है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको कहूं कि इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया या नियंत्रण शुरू हो गया। अब कंपनी को भारत से संबंधित राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले से संबंधित जानकारी देना आवश्यक हो गया। अब मैं आपको बता दूं वहां पर जो 217 शेयर धारक थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने वाले 217 शेयर धारक थे, उसमें से
उसमें से लोग जो है सो 24 लोगों को चुनते थे, जिसमें एक गवर्नर और उप गवर्नर की भी व्यवस्था थी। वह चुनता था। उसी चुने हुए व्यक्ति को 24, ये जो 24 सदस्य देख रहे हैं ना, उसी चुने हुए व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संज्ञा दी गई है। वह किसके द्वारा चुना जाता था? तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयरधारक थे, संभवतः 217 शेयरधारक थे, उसके द्वारा चुना जाता था। अब जो है सो ब्रिटिश संसद का इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण हो गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये ब्रिटिश संसद के द्वारा यह कहा गया कि अब जो भी कंपनी फैसला लेती है, यानी कि अगर कंपनी फैसला लेती है तो किस प्रकार की फैसला लेती है, तो इसमें आप देखेंगे कि कंपनी के द्वारा राजस्व से संबंधित, नागरिक से संबंधित और सैन्य से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आप फैसला लेते हैं या उसके बारे में कुछ विशिष्ट ढंग से उलटफेर करते हैं, तो यह जानकारी आपको ब्रिटिश संसद को दे देना है। दोस्तों, इस प्रकार का कार्य हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से यह देखिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश शासन का एक तरह से बूझिए कि अधिकार होना शुरू हो जाता है, यानी कि संवैधानिक अधिकार होना शुरू हो जाता है। अब वह इस पर कुछ प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत सत्ता का केंद्रीकरण देखा गया? तो दोस्तों, यही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत देखा गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा कि उस समय पिट्स नाम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के द्वारा एक समिति को बैठाया गया, जिसे गुप्त समिति भी कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा वह गुप्त समिति के द्वारा ही कुछ जो रिकमेंडेड किए गए हैं, उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं कि कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। उसके बाद द्वैध शासन को लागू किया गया। तो दोस्तों, यह द्वैध शासन क्या है? यह द्वैध शासन जो है, एक तो कंपनी के द्वारा शासन और दूसरा ब्रिटिश संसद के द्वारा शासन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कुछ बातों की जानकारी के नियम कानून बना दिए गए थे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें टोटल 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में से एक जो है ब्रिटिश वित्त मंत्री होता है, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना जाता है, और एक राज्य सचिव था, जबकि 4 अन्य सदस्य थे जिसे प्रिवी काउंसिल के द्वारा चुना जाता था या भेजा जाता था। हम क्या देखते हैं कि अब पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर और अधिक पाबंदियां, या यह पाबंदियां मत कहिए, और अधिक उस पर ध्यान रखा जाने लगा, उस पर और सशक्त नियंत्रण किया जाने लगा। यानी कि द्वैध शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। द्वैध शासन से मतलब है कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा ब्रिटिश संसद के अधीन इस पर जो है सो शासन लागू किया गया। तो दोस्तों, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वह व्यापारिक कार्यों की देखरेख करता था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वह व्यापारिक कार्यों की देखरेख करता था, केवल उसे व्यापारिक कार्यों से मतलब था। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वह तमाम नागरिक, सैन्य, असैन्य, राजस्व
राजस्व से संबंधित तमाम कार्यों को देखता था। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन द्वैध शासन को लागू किया गया। सवाल भी पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को लागू किया गया। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को लागू किया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया था, जिससे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 4 से घटा करके क्या कर दिया गया है, तो 3 कर दिया गया है। यही 3 मुख्य बातें हम पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि गवर्नर जनरल दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आपको दिख नहीं रहा हो, तो थोड़ा सा हम कैमरा को भी सही कर दें। एक बार आप इससे चाहें तो ये ले सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आपको उस समय दिख नहीं रहा था, तो अब आप पिट्स इंडिया एक्ट को भी खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इधर से दिखा दूं तो ये भी आप खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये हमने यहाँ घुमा दिया और मेरे ख्याल से आप खूब बेहतर ढंग से अब देख सकते हैं। यानी कि अब हम लोग 1793 का चार्टर एक्ट देखने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल या गवर्नर को अपने परिषद का निर्णय बदलने का अधिकार दे दिया गया। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या देखा कि गवर्नर जनरल बन गया है, उसको सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेता था। हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखा कि अब गवर्नर जनरल का जो 4 सदस्यीय कमेटी थी उसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। अब हम 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत देखते हैं कि गवर्नर जनरल को एवं गवर्नर को अपने परिषद के निर्णय को बदलने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों वह 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों 1813 का जो चार्टर एक्ट आया है उसमें देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें उभर करके सामने आई। तो सबसे पहली बातें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब भारत में जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है अब केवल वही नहीं करेगी, छोटे मोटे संशोधन के साथ वहाँ से मतलब ब्रिटिश व्यक्ति भी भारत में आकर के व्यापार कर सकते थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ क्या दिया गया है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि जो एकाधिकार उसे 1600 ईस्वी के राजलेख के अंतर्गत मिला था, अब वह एकाधिकार क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। किसके अंतर्गत, तो 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन। अब जो है ब्रिटिश कोई भी व्यक्ति आकर के भारत में व्यापार कर सकता था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। हम क्या देख रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट में? 1813 के चार्टर एक्ट में दोस्तों हम देख रहे हैं कि अब
भारत में व्यापार करने का एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वह समाप्त हो गया। अब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति भारत में आकर के व्यापार कर सकता था, लेकिन भारत में चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, न कि ब्रिटिश कोई व्यक्ति। यानी कि हम यह देख रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार करने का अभी भी एकाधिकार किसके पास है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही है, जबकि भारत में अन्य किसी प्रकार का व्यापार जो है ब्रिटिश व्यक्ति आकर के कर सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का पुनः लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की पुनः लाइसेंस जारी कर दी गई। उसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है दोस्तों, कि भारतीयों के शिक्षा के विकास के लिए, भारतीयों में शिक्षा पर खर्चा करने के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया कि अब ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्चा करेगी, 1 लाख रुपये खर्चा करेगी, जिसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। साथ ही साथ 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया एवं ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई है। तो इन 3-4 बातों को हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें हम देखते हैं कि अब कंपनी का भारत में व्यापार करना बंद कर दिया गया। अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ उसे जो भारत में चाय के लिए अधिकृत किया गया, चाय के व्यापार के लिए अधिकृत किया गया था एवं चीन में व्यापार के लिए अधिकृत किया गया था, वह भी समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वह व्यापारिक कंपनी नहीं होकर के प्रशासनिक कंपनी हो गई थी, वह भी प्रशासन का देखरेख करने लगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में एवं चीन में व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया? तो दोस्तों वह 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा छीन लिया गया था। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलिए, मैंने आपको क्या बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि यहाँ केंद्रीकरण का पुनः हम स्थिति देखने के लिए जा रहे हैं। और यह गवर्नर जनरल जो दोस्तों होगा, यह किस प्रकार का गवर्नर जनरल होगा? तो इसके पास सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित होगी। अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। अगर आपको याद हो तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, और वह चौथे सदस्य जो थे दोस्तों वह लॉर्ड मैकाले थे। सवाल फिर बन रहे हैं आपके कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया? तो दोस्तों वह 1833 का चार्टर एक्ट है, जिसके तहत लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के परिषद में जोड़ा गया था।
गवर्नर जनरल के परिषद में जोड़ा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब स्व परिषद गवर्नर जनरल, यानी कि यह गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार रखने लगा। अब जो है गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए, यानी कि गवर्नर जनरल एवं उसका जो परिषद है वह पूरे भारत में कानून बनाने के लिए अधिकृत हो गया। यानी कि अब जो मुंबई वाला देख रहे थे, मुंबई वाला गवर्नर और मद्रास वाला गवर्नर, अब वह कुछ नहीं रहा। उस क्षेत्र के लिए भी नियम कानून अगर कोई बनाता तो यह भारत का गवर्नर जनरल ही बनाता। साथ ही साथ दोस्तों दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और अंततः 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का भारत से उन्मूलन कर दिया गया। 1843 में एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सवाल पूछे जाते हैं कि दास प्रथा को प्रतिबंधित किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि अब हम जो है संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके लास्ट चरणों में आ चुके हैं। यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे, यहीं तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में संवैधानिक विकास हुआ था। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन ब्रिटिश संसद के अधीन भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। तो दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। यानी कि दोस्तों हमने जो आपको बताया था शुरुआती समय में कि 24 सदस्यीय जो निदेशक मंडल था, यानी उसे हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में भी बताया कि वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहलाता था। अब वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जो 24 सदस्यीय था उसे 18 सदस्यीय कर दिया गया और उसमें से भी 6 सदस्य की नियुक्ति जो है वहाँ के राजा या रानी के द्वारा किया जाना था। एक बार पुनः सुन लेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट कहता है कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इसी 18 में से 6 व्यक्ति ऐसे भी थे जिसकी नियुक्ति वहाँ के ताज के द्वारा, वहाँ के क्राउन के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बातें आ रही है, सिविल सेवकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होने लगी। यानी कि अब भारतीय भी सिविल सेवा में भाग ले सकते थे, यानी कि ICS में भाग ले सकते थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत सिविल सेवकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होने लगी, तो वह 1853 का चार्टर एक्ट है। तो दोस्तों भारतीय संविधान या भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने इन चार्टर एक्ट को देखा और इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदु को परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके सामने परोसने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप इसे नहीं समझें तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे और इससे संबंधित आप मैसेज के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।